अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 फर्म थ्योरी में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अबाउट फर्म रेवेन्यूज। बेसिकली जब हम बात करते हैं अपने डिमांड, सेल्स और इन चीज़ों का जिक्र करते हैं और अपने रिटर्न्स का जिक्र करते हैं, तो वहाँ पे हम ये भी कंसिडर करना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्म के पर्सपेक्टिव से कि फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है कि नहीं अर्न कर रही है। क्योंकि मेन मकसद हमारे पास जो है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम कहते हैं कि उसके लिए ये चीज़ डिटरमाइन करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी की कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कितनी आ रही है, और वो उससे रेवेन्यू कितनी जनरेट कर रहा है। ठीक है, सो प्रीवियसली हमने तमाम डिस्कशन की अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। हमने कहा कि हमारी प्रोडक्शन के ऊपर जितना खर्चा आता है उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, सो वो किस तरीके से फाइंड की जाती है उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम उसके सेकंड जो है ना डिसीजन के ऊपर, या सेकंड जो है ना कंपोनेंट के ऊपर या फैक्टर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द फर्म रेवेन्यूज। सो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेवेन्यूज आर टू मेजर फैक्टर्स which determine the firm's profitability. In this section, we will analyze revenues under various market structures. Simply, revenue is that income, money, which a firm earns by selling its goods into the market. ठीक है कि रेवेन्यू कब अर्न करोगे, जब आप मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट बेचोगे। और मार्केट हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स हम क्या कहते हैं कि वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट। जहाँ पे बायर अपने सामान लेकर आता है बेचने के लिए, ठीक है, खरीदने के लिए आता है वो जो है ना सेलर से, और सेलर क्या करता है, वो अपना सामान बेचने के लिए मार्केट में आता है। ठीक है, जब हम इनिशियली उसकी तरफ चले जाते हैं, ओल्ड एज की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या था कि जब हमारे पास स्टोन एजेस वगैरह चल रही थी, या जब हमारे पास करेंसी नहीं थी, बट जो है ना हमारे पास बार्टर सिस्टम चलता था, तो लोगों के पास जब एक्सेस चीजें होती थी तो वो दूसरों के साथ एक्सचेंज करता था और बदले में उससे वो चीज लेता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ फिर, जब पैसे और उसका सिस्टम आना शुरू हो गया, तो फिर हमारे पास तमाम की तमाम चीजें क्वांटिफाई होना शुरू हो गई और हमने उसको मॉनिटरी वैल्यू देना शुरू कर दिया। तो इसी पर्सपेक्टिव के साथ अगर हम देखें, तो आज भी हमारे पास क्या होता है कि लोग जो है ना, जिस भी चीज में स्पेशलाइज्ड होते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में लेकर आते हैं, उसको सेल करते हैं। बायर्स के पास वो चीज नहीं होती, वो उसको जो है ना क्या करते हैं, उनकी वांट होती है या नीड होती है, उसको परचेज करने के लिए आते हैं। तो उसके लिए वो जो अमाउंट वो पे करते हैं, उसमें क्या होता है, एक तो आपके पास उसकी कॉस्ट हो जाती है, और उसके अलावा जो है ना वो क्या करता है कि उससे प्रॉफिट अर्न करता है, ताकि अपनी नीड्स को वो भी फुलफिल कर सके और अपने प्रोडक्शन को भी कंटिन्यू रख सके। तो इसलिए हमने क्या कहा कि जब हम क्या कर रहे हैं कि फर्म्स के प्रॉफिट का जिक्र कर रहे हैं, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है उसको प्रोड्यूस करने पे, दूसरा जब आप उसको बेच देते हैं तो उससे आप प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हो। ठीक है, या आप उससे रेवेन्यू कितनी जनरेट कर रहे होते हो। ठीक है, so इसलिए कहता है कि जब हम रेवेन्यू का जिक्र करें, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना कॉस्ट की तरह टोटल, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यूज भी आ जाती है। पहली चीज हमारे पास टोटल रेवेन्यू क्या है, कहते हैं कि फर्म्स टोटल रेवेन्यूज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल सेल्स विद इट्स सेल्स प्राइस। कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने सेल आउट कर दिए, उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो अपनी टोटल सेल के साथ। ठीक है, कि जितने हमारे पास जो है ना सेल्स हो चुकी है। ठीक है, सो सेल प्राइस अगर हम एक यूनिट जो है ना 50 रुपए के बेच रहे हैं और टोटल सेल हमारी जो है ना 10 यूनिट्स हो चुकी है, ठीक है, तो 50 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा आपकी टोटल रेवेन्यू कितनी अर्न होगी। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या हो गया कि हम उसको देख लेते हैं, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ क्वांटिटी, कि हमारे पास उस चीज की प्राइस क्या है। ठीक है, पी क्यू। कहते हैं कि वेयर एज द एवरेज रेवेन्यू इज द एवरेज प्राइस ऑफ अ फर्म रिसीव फ्रॉम अ मार्केट अगेंस्ट इट्स सोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, कि जहाँ पे हम एवरेज का जिक्र करते हैं, तो सेम एज इट इज जहाँ पे हम एवरेज का पहले भी जिक्र करते थे, तो वो एवरेज प्राइस जिसपे नॉर्मली आपके पास क्या कर रही है कि मार्केट में वो चीजें जो है ना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है। ठीक है, कि जो फर्म वहां से जो है ना अर्न कर रही है, अमाउंट उसकी अर्न कर रही है, कि लेट से एक चीज है 50 रुपए के हर जो है ना मार्केट में हर बंदा बेच रहा है, तो हर बंदा 50 का बेच रहा है, तो एवरेज भी उसका ये हो गया। या फिर वो क्या हो रहा है कि वो जो है ना 50 की चीज है लेकिन 48 49 तक बिक जाती है, तो उसका एवरेज जो उसके पास आया, वो हमारे पास क्या हुआ, उसका एवरेज हुआ। सो कहते हैं कि एवरेज रेवेन्यू हमारे पास क्या हो गया इस हिसाब से, कहते हैं कि टोटल रेवेन्यू, जितने आपने रेवेन्यू अर्न कर लिए और टोटल यूनिट्स हो, कि उसको डिवाइड कर दो। लेट से आपने जो है ना रेवेन्यू अर्न कर लिया 50,000 की, और टोटल यूनिट आपने जो है ना क्या कर दिया 10,000 सोल्ड कर दिए। ठीक है, तो आप जो है ना उससे एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते डिवाइड करके। ठीक है, सो इसी तरीके से कहता है कि और हमारे पास क्या हुआ, इस तरीके से हम इसको सैंपल्स में देखें, तो टी आर टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। पॉइंट टू नोट के कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट की जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं कि याद रखें, क्योंकि जहां पे हमने जो है ना टोटल रेवेन्यू का पी इंटू क्यू हमने कहा था, पी डॉट क्यू कहा था, तो कहता है कि हमारे पास जो है ना एस टी आर इज इक्वल टू पी डॉट क्यू।
तो कहते हैं कि जब हम क्या करेंगे कि इसको एवरेज का जिक्र करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी हो जाएगा। या फिर हम क्या कर देंगे कि हमारे पास पी क्यू को हम जो है ना क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड कर देंगे कि कितनी क्वांटिटी पे हमने जो है ना उसको सेल आउट कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा प्राइस के मुताबिक। ठीक है कि हमारे पास उसकी प्राइस क्या थी, पी आ जाएगा। तो कहता है कि टोटल देयरफॉर ए आर इज इक्वल टू पी, कि हमारे पास एवरेज रेवेन्यू किस चीज के बराबर होगी, जो हमारी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हुआ। ठीक है। सो कहता है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगी हमारे पास। तो कहता है कि द मार्जिनल रेवेन्यू शोज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू टू चेंज इन इट्स आउटपुट। ठीक है कि हमारे पास आउटपुट ज्यादा हो जाए, जैसे हम जो है ना वहाँ पे उसका जिक्र करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट का जिक्र करते हैं, हम कहते हैं कि एक यूनिट ज्यादा ऐड हो जाता है या एक इनपुट हम ज्यादा जो है ना पुट कर देते हैं और उससे आउटपुट के ऊपर फर्क पड़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे जो है ना मार्जिनल रेवेन्यू का भी जिक्र कर रहे हैं, कि जब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारी रेवेन्यू जो है ना चेंज हो जाएगी हमारे पास आउटपुट चेंज होने से। In other words, we can say that marginal revenue is the revenue generated by selling an additional unit of product. ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा कि एडिशनल यूनिट 50 यूनिट हम कोई बेच देते हैं, उससे जो प्रॉफिट अर्न करे आप उसका जिक्र करें। इस दफा आपने 51 52 53 कोई भी यूनिट आपने सेल आउट कर दिया एक्स्ट्रा, वो जो है ना आपके पास जो रेवेन्यू जनरेट करके देगा, दैट विल बी मार्जिनल रेवेन्यू। सो कहते हैं कि इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व, कि जब हम जो है ना कर्व के ऊपर इसको जिक्र करते हैं तो हमारे पास जो है ना स्लोप ऑफ रेवेन्यू कर्व हमारे पास बनेगा। ठीक है कि हम जो है ना ग्राफिकली भी तो इन चीजों को, तमाम के तमाम चीजों को जो है ना हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सिचुएशन, कि जब हम जो है ना उसका जिक्र कर रहे होंगे, हम मार्जिनल रेवेन्यू का जिक्र करेंगे, तो मार्जिनल रेवेन्यू से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक एक्स्ट्रा यूनिट आ जाएगा। ठीक है, जब एक्स्ट्रा यूनिट हमारे पास जो है ना ऐड हो जाएगा, तो उसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास उसके जो है ना जो कर्व है उसके ऊपर भी जो है ना वो फर्क आएगा, और हम उसको स्लोप के जरिए से मेजर करेंगे कि हमारे पास जो रेवेन्यू कर्व है वो किस तरीके से, किस शेप में जो है ना हमारे पास स्लोप हो रहा है। ठीक है, सो उसके लिए हमने क्या कर दिया कि हमने सिंपली फार्मूला को देखें तो हमारे पास क्या वो मार्जिन रेवेन्यू टोटल जो है ना हमारे पास चेंज इन टोटल रेवेन्यू, कि हमारे पास जो है ना चेंज कितना आया रेवेन्यू में, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट के ऐड करने से हमने क्या कहा उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर उसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल ये सोल्ड यूनिट्स के, हमारे पास जितने भी एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है, हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको जो है ना मेजर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू कितनी होगी। ठीक है कि हम जो है ना एक्स्ट्रा कोई यूनिट जो है ना सेल आउट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है ना उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, और वो इफेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हम उसको जो है ना इस तरीके से मेजर करने की कोशिश करते हैं। सो अगर हम इसको सिंबॉलिकली देखें तो हमारे पास क्या हुआ, चेंज का निशान हमारे पास क्या शो करता है, हमारे पास जो है ना चेंज शो कर रहा है कि हमारे पास जो है ना चेंज क्या आया हमारे पास जो है ना टोटल रेवेन्यू में, और फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया टोटल क्वांटिटी में, कि हमारे पास क्वांटिटी आउटपुट भी तो उसकी वजह से इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारे पास जब हमारी क्वांटिटी पे भी इफेक्ट पड़ा, और हमारे पास जो है ना हमारे प्रोडक्ट के जो है ना जो हमारे पास क्वांटिटी है उसके ऊपर भी फर्क पड़ा, और हमारे टोटल रेवेन्यू के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा, तो हम उसको जो है ना इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसलिए कहता है कि रेवेन्यू अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, तो ये जो रेवेन्यू हमारे पास चल रही है ये हमारे पास डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर के साथ जो है ना डिपेंडेंट है। जैसे जैसे मार्केट की सिचुएशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हमारे रेवेन्यू लेवल भी चेंज होता जाएगा। तो इसलिए कहता है कि मार्केट इज अ मैकेनिज्म व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्राइस एंड आउटपुट बाय कंबाइनिंग बोथ मार्केट प्लेयर्स लाइक दैट बायर्स एंड सेलर्स। ये कि मार्केट में प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है, जब हमने लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई पढ़ा तो वहां पे क्या था कि डिमांड जैसे है ना प्राइसेस अकॉर्डिंगली, जब हम इक्विलिब्रियम की तरफ आए तो हमने क्या कहा कि जहाँ पे हमारे पास जो है ना डिमांड और सप्लाई जो है ना क्रॉस कर रहे होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, हमारे पास वो हमारे पास जो है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और वो सूटेबल पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास जितने रिक्वायर्ड चाहिए होती है अमाउंट हमारे पास सप्लाई, वो भी उसी लेवल पे होती है, और जितने हमारे पास जो है ना उसकी क्वांटिटी चाहिए होती है, लोगों को डिमांड हो रही होती है, वो दोनों हमारे पास एक लेवल पे लाई कर। तो इसी के बेसिस पे हमने क्या कहा कि हमारे पास जो मेन प्लेयर हुए वो क्या हुए, हमारे पास बायर्स और सेलर्स हो गए। सो कहते हैं कि although there are various forms of markets categorized on the basis of geography, commodity और डिग्री ऑफ कंपटीशन, कि हमारे पास मार्केट्स के डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स हैं, और वो किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड कर रही है ज्योग्राफिकली, हमारे पास नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे कर रही होती है, और डिग्री ऑफ कंपटीशन पे उस मार्केट में कितनी कंपटीशन है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम सिचुएशन को देखते हैं कि हमारे पास मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, या सिर्फ एक सेलर बैठा हुआ है, सिर्फ वही जो है ना उसके प्राइसेस को डिपेंड जो है ना बना रहा है, या फिर हमारे पास कोई ऐसा रेयर प्रोडक्ट मौजूद है जिसकी अपनी प्राइस मार्केट में जो है ना हमारे पास चल रही है, या फिर हमारे पास एक कॉमन प्रोडक्ट्स है। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास इन चीज़ों को हम मार्केट को कैटेगराइज करते हैं।
So कहते हैं कि in the following section we will discuss the market based on degree of competition कि market में जो है ना जो degree of competition चल रहा है उसके basis पे हमारे पास जो है ना market की situation क्या चल रही है और हमारे पास structures कैसे follow हो रहे हैं. कहता है कि later under each market model we will determine the price and output levels for a firm and industry. और उसके बाद जब हम इसको समझ लेंगे कि हमारे पास डिग्री ऑफ कंपटीशन इन चीजों को कैसे इफेक्ट करता है तो उसके बाद हम जो है ना प्राइस डिटर्मिनेशन और आउटपुट की तरफ भी जाएंगे कि हमारे पास आउटपुट कैसे डिसाइड होगा और हमारे पास प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है. तो सबसे पहले हमारे पास कहता है कि 4 मार्केट मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन हमारे पास ठीक हो गया, हमारे पास जो है मोनोपोली सिचुएशन आ जाती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाती है, ओलिगोपोली सिचुएशन आ जाती है. तो ये डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हमारे पास जो है ना एग्जिस्ट करते हैं. और कहता है कि 4 टाइप्स ऑफ मार्केट टिपिकली आर बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन बायर्स एंड सेलर्स, डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड एक्सटेंट ऑफ बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट्स. कि हमारे पास ये जो मार्केट्स की सिचुएशन चल रही है वो ज्यादा कितना हमारे पास किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, बायर्स और सेलर के ऊपर है. ठीक है, कि वो जो है ना कितना विलिंग है परचेज करने के लिए. ठीक है, और फिर सेकंड कहते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंशिएशन की एक दूसरे से नेचर ऑफ प्रोडक्ट कितना डिफरेंट है. अगर सेम चीज हमारे पास बेच रहे हैं तो फिर हमें कहा तो सब्स्टिट्यूट है, हमारे पास मूव कर जाएगा, उसकी तरफ चला जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर उसकी नेचर हमारे पास चेंज है और वो हमारे पास यूनिक नेचर का प्रोडक्ट है तो फिर उसकी प्राइस अलग चलेगी, उसकी मार्केट अलग होगी. और फिर इस तरीके से बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट्स के अगर मार्केट में कोई इजीली जो है ना कंपटीशन में नहीं आ सकता, फिर तो एक ही बंदा मार्केट में बैठा हुआ है, वो मोनोपोली बनाए हुए और फिर उसके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता. तो जिस प्राइस पे जो चीज वो बेचना चाहे कोई जो है ना उसको जो है ना रोकने वाला नहीं है. ठीक है, जैसे अपने मुल्क में देख लिया वार्ड है आपके पास, इट हैज द मोनोपोली. जो है आपके पास कोई और सोर्स मौजूद नहीं है उसका, तो वो जो है ना जिस प्राइस पे जिस अमाउंट जो है ना जितनी अमाउंट आपको प्रोवाइड करे आप जो है ना उसको परचेज करते हो. अदरवाइज आपके पास उसका कोई और अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है. सो इसलिए पहला मॉडल अगर हम देखें तो हमारे पास रहता है परफेक्ट कंपटीशन का. कहते हैं कि मार्केट विल बी परफेक्टली कंपीटिटिव इफ फुलफिल द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस. कि परफेक्ट मार्केट हमारे पास वो मार्केट जहां पे हमारे पास जो है ना तमाम की तमाम सिचुएशन एक आइडियल सिचुएशन के तौर पे चल रही होती है. ठीक है, और हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना मार्केट में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहां पे हमारे पास जो है ना किसी को इंफॉर्मेशन के बारे में ना पता हो, किसी को प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता. ठीक है, या जो है ना हमारे जो सिचुएशंस हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको या हमारे जो बायर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मालूम ना हो. ठीक है, और हर बंदा आसानी से जो है ना मार्केट में आके अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, कारोबार शुरू कर सकता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता. तो ये सिचुएशन हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास हमारा जो है ना परफेक्ट कंपटीशन कहलाता है. कि यार ओपनली परफेक्ट कंपटीशन हमारे पास कोई भी आ सकता है, किसी भी वक्त आ जाए मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है. कोई ये पूछने वाला नहीं है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, या जो है ना उसके ऊपर कोई भी जो है ना पाबंदी लगाने वाला नहीं है कि यार आप प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, आपको जो है ना कोई अथॉरिटी नहीं है, या फिर आप जो है ना हाई फीसेस या चार्जेस पे करोगे. इस किस्म के उसके लिए कोई भी बैरियर्स मौजूद नहीं होते और वो आसानी से क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है. ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास कहता है कि मार्केट को हम जो है ना परफेक्ट कब कहेंगे. ठीक है, क्योंकि लेकिन अगर हम अपने मार्केट में देख ले तो हमारे पास ये सिचुएशन तो इतनी मौजूद ही नहीं होती. आइडियल सिचुएशन तो हमारे मार्केट में है नहीं. हमारे पास क्या होता है कि इम्परफेक्ट मार्केट की सिचुएशन है, ना हमें पता है कि कल कुछ चीज़ों की कीमतें क्या होंगी, ना हमें ये पता है कि जी कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है, कौन सा कम बन रहा है, ना प्राइसेस के बारे में हमें फुल अवेयरनेस है, ना ही हमारे पास जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो चल रही है. ठीक है, तो वो सारी की सारी सिचुएशन हमारे पास जो है इतनी आइडियल सिचुएशन मौजूद नहीं है. लेकिन स्टिल हम कहते हैं कि अगर एक मार्केट में इस किस्म की हमारे पास जो है ना कंडीशंस मौजूद हो तो फिर हम कहेंगे कि यार हमारे जो है ना ये मार्केट परफेक्टली कम्पिटिटिव है. जिसमें पहली चीज हमारे पास आती है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच मार्केट्स. एज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कैन नॉट इम्पोज देयर कंडीशन ऑन ईच अदर. कि मार्केट ओपन है, हर बंदा जो है ना मार्केट में जा सकता है, कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट भी बेच सकता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है. ठीक है, ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप जो है ना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो तो आपको थ्रेट्स मिलना शुरू हो जाए कि यार अपनी शॉप बंद कर दो, अदरवाइज हम आपके नुकसान पहुंचा देंगे दुकान को, आप हमारे कंपटीशन में नहीं बैठ सकते. ऐसी कोई सिचुएशन आपको वेलकमिंग सिचुएशन मिलती है, मार्केट में आओ, दुकान खोलो, अपनी जो है ना चीजें बेचना शुरू कर दो. जैसे अपने मार्केट में देख लें कि पिज्जा वाले कोई भी किसी भी वक्त भी जो है ना पिज्जा शॉप ओपन करके बैठ जाता है, कोई पूछने वाला है, कोई पाबंदी नहीं होती. और बाहर जा सकते हैं ओपनली, कहीं पे भी किसी कोई भी चीज आसानी से खरीद सकते हैं. सेकंड कहता है homogeneous products. An identical product means no individual producers can charge more for a good that could be considered superior. ठीक है, कि कोई भी हमारे पास जो है ना इस किस्म का डिमांड नहीं कर सकता कि यार मेरे पास जो है ना कोई खास चीज मौजूद है या मैं जो है ना इसको क्या करूंगा
जो है ना क्या करूंगा, इसको महंगा बेचूंगा। बल्कि तमाम चीजें एक ही जैसे कंसिडर होती हैं, एक ही प्राइस पे आपको एक ही चीज मिलेगी, चाहे आप लाहौर से लो, कराची से लो, जहां से भी लो, आपको वही प्रोडक्ट उसी कीमत पे इजीली अवेलेबल होगा। थर्ड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कि मार्केट में आप इजीली आ सकते हो। ठीक है, कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ बैरियर्स फॉर न्यू एंट्रेंट्स एंड फॉर दोज हु वांट टू लीव मार्केट, फर्म्स कैन लीव एंड एंटर मार्केट एनी टाइम एज डिटरमाइंड बाय फ्लक्चुएशन प्रॉफिट्स। ठीक है, कि मार्केट में एंट्रेंस से मुराद हमारा क्या है, किसी भी टाइम कोई भी कारोबार शुरू कर सकता है। ठीक है, और वो जो है ना कभी भी अपनी मार्केट में से जो है ना अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, दुकान बंद करके किसी और में कन्वर्ट हो सकता है। कोई उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं, कोई उसको जो है ना मार्केट में इफेक्ट करने वाला नहीं है कि यार कंपटीशन अब जारी रखो या कहाँ निकल रहे हो या उसकी दुकान बंद करवा दे। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो जो है ना कारोबार चलाता रहेगा। जैसे उसकी प्रॉफिट रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे वो उस बिजनेस को खत्म कर सकता है। कोई उसके लिए लीगल या इस किस्म की जो है ना रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए होती। परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइसेस, बायर्स एंड सेलर्स आर फुली अवेयर ऑफ प्राइसेस इन द मार्केट। दोनों को पता होगा कल को क्या कीमत होगी, कौन सी चीज किस वक्त कितने प्राइस पे बिक रही होगी। वो आसानी से जाके मार्केट से वो चीज परचेज कर सकता है। अगर उसको लगता है कि कल को चीज महंगी हो रही है, तो वाकई जो है ना कल को महंगी हो रही है, तो वो आज क्या कर लेगा, चीजें जो है ना पहले से अपने पास स्टॉक कर लेगा। उसके बाद कहता है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिस्पाइट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, transportation cost also makes a difference between the price of different products while reached to market for sale. That's why in this model transportation cost will not be considered, कि आपकी एक जगह से दूसरी जगह चीज पहुंचाने के ऊपर भी तो खर्चा होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि परफेक्ट मार्केट में वो खर्चा भी आपका नहीं है, आपका प्रोडक्ट एट एंड जो कंज्यूमर है उस तक आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचेगा। तो वो भी हमारे पास आइडियल सिचुएशन है, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम कहें कि जी हमारे पास जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ना हो उसके ऊपर, या सामान जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वहां तक पहुंच जाए। इसके बाद कहते हैं परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल, allowing free long term adjustment to be made by the firm। ठीक है, कि आपके पास जो है ना जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास वो फ्री है, ओपनली मोबाइल हो सकते हैं, कोई भी एसेट्स कहीं पे भी लेकर जा सकते हो, ह्यूमंस कहीं पे भी जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जहाँ पे उसको जॉब अपॉर्चुनिटी आसानी से मिल रही है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वहाँ पे अच्छा पे करेंगे मुझे, वो इजिली स्विच करके उस मार्केट में एंटर हो सकता है। फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, as there are a large number of buyers and sellers in a market, every firm have no way to influence market price and is determined by free market forces. Resultantly, firms have to accept the market price in this model, कि हमारे प्राइसेस जो है ना कौन डिटरमाइन करेगा, हमारे पास हमारे इक्विलिब्रियम बताएगा। तो जब हमारे पास डिमांड इंक्रीज होगी तो उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस चलेगी, जब हमारे पास सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइसेस रिड्यूस होंगी, उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो वो ओपनली प्राइसेस रिड्यूस कर सकता है। कोई भी चीज़ उसको जो है ना बाउंड करने वाली नहीं है, क्योंकि जब आपने मार्केट के ऊपर उसको छोड़ दिया तो मार्केट विल डिटरमाइन कि उसकी प्राइस क्या होगी। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास ये जब कंडीशंस उसमें होंगी कि हमारे पास एक ही नेचर की प्रोडक्ट्स होंगे, ज़्यादा बायर्स और सेलर्स होंगे, ओपनली कोई आ सकता है मार्केट में, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस पर लगती नहीं है, अपने साथ लेबर्स को कहीं पे मूव कर सकता है, फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन को अपने साथ मूव कर सकता है। तो इस किस्म की अगर सिचुएशन हमारे पास एग्जिस्ट करती है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट मार्केट जो है ना या परफेक्ट कंपटीशन कहेंगे। और इसके अंडर हमारे पास जो है ना रेवेन्यूज कैसे इफेक्ट होंगी, तो कहते हैं कि बाय कंबाइनिंग द स्टेटेड फीचर्स ऑफ परफेक्टली competitive मार्केट, the price under such market model is determined by free market forces, demand and supply. Furthermore, being a small player of mass market, firm has no influence on market price, leaving no option but to accept it. ठीक है, कि इसी के बेसिस पे जो हमने कहा कि हमारे पास मार्केट क्या डिटरमाइन करेगी, प्राइसेस सब कुछ हमारे पास जो है ना डिटरमाइन करेगी। ठीक है, तो फिर हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि हम जो है ना देखेंगे कि हमारे पास सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, और हम उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, और फिर जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि स्मॉल प्लेयर्स मौजूद हैं, जो जो है ना छोटे मोटे जो है ना बिजनेस हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि एक हाई ह्यूज अमाउंट जो है ना हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एक लार्ज क्वांटिटी हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट के लिए, तो फिर वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कहता है कि हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट प्राइस, की उसका इफेक्ट जो है मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं पड़ेगा। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जो चीज़ जो इस तरीके से बन रही है, जितना उसकी कॉस्ट आएगी और जितने का वो जो है ना सेल आउट होगा, वही उसको डिटरमाइन करके बताएगा कि हाँ यही तुम्हारी प्राइस है, आपका प्रोडक्ट मार्केट के अकॉर्डिंगली है और मार्केट विलिंग है इसको इतना पे करने के लिए, आप उसके लिए ओवर चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसलिए कहता है कि आपके पास एक इलिस्ट्रेशन दी हुई है। इलिस्ट्रेशन में हम देखें तो प्राइस हमारे पास थ्रू आउट सेम चल रही है। ठीक है, क्वांटिटी देखिए हमारे पास बढ़ रही है, कम हो रही है।
तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली जब हम देखें तो हमने क्या कहा कि टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या है, पी इनटू क्वांटिटी हमने कहा। ठीक है, सो प्राइस हमारे पास देखें जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है, हमारे पास देखें हमारे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, 10 20 30 40 50 आ रही है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू को देखें तो हमारे पास 10 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या हुआ, थ्रू आउट 10 हमारे पास उसकी एवरेज चल रही है। मार्जिनल रेवेन्यू देखें तो एक एक यूनिट ऐड होने से हमारे पास क्या हो रहा है, 10 10 जो है ना रुपीज हमारे पास इंक्रीज आ रहा है। तो हमारे जैसे जैसे प्राइसेस में परफेक्ट मार्केट में देखें तो जैसे जैसे हमारे पास जो है ना क्वांटिटी ज्यादा होती जाएगी, हमारी टोटल रेवेन्यू भी बढ़ती जाएगी, हमारी एवरेज रेवेन्यू भी उसी हिसाब से चलती रहेगी जितना उसमें डिफरेंस चल रहा है, और मार्जिनल रेवेन्यू भी उस हिसाब से चेंज हो रही होगी। तो इसलिए कहते हैं कि दिस टेबल इज शोइंग hypothetical डेटा फॉर अ फर्म अंडर परफेक्टली competitive मार्केट where the price is supposed to be rupees 10, which is determined by free market demand and supply forces. Conclusively, we can see that under such markets, as the price remain unchanged, the marginal and average revenues also remain unchanged. So P is equal to AR is equal to MR, a special outcome of such market models. Most important MCQs. ठीक है कि हमारे पास परफेक्ट मार्केट में सिचुएशन क्या होगी, हमारी प्राइस बराबर होगी किस चीज के, हमारे एवरेज रेवेन्यू के और हमारे मार्जिनल रेवेन्यू के। यहाँ पे देखें 10 10 तीनों के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ठीक है, सो हमारे पास क्योंकि मार्केट परफेक्ट है, हर एक को पता है कि मार्केट में प्राइस क्या होगी, कितना उसकी क्वांटिटी के साथ चेंज होता जाएगा, कितने अमाउंट उसको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो वो इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप देखो तो क्या हो रहा है कि मार्केट ने डिमांड को देखा, डिमांड बढ़ी, वो भी हमारे पास बढ़ गया रेवेन्यूज की। ठीक है, डिमांड कम होती गई तो रेवेन्यू भी हमारे पास रिड्यूस होती है। तो दोनों एक सिचुएशन से हमारे पास चलते जा रहे हैं, और इसलिए हमने कहा कि हमारे पास हमारी जो प्राइस होगी वो बराबर होगी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के। तो जब हम इसको देखें ग्राफिकली, तो ग्राफिकली हमारे पास किस तरीके से प्रेजेंट होगा, तो जब परफेक्ट मार्केट है तो प्रोडक्ट मार्केट में अगर हम देखें तो क्या सिचुएशन चल रही है, हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है। ठीक है, क्यों इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, क्योंकि प्राइस हमारे पास एक ही लेवल के साथ स्ट्रेट लाइन डॉटेड चल रही है। ठीक है, क्वांटिटी को देखें तो वो हमारे पास यहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, सप्लाई भी हमारे पास उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी जितनी जितनी हमारे पास डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहा कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई जब हमने उसको एक स्केल पे ड्रा किया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ही तो हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो जब हम इक्विलिब्रियम पे प्राइस डिटरमाइन करें तो फिर हमारे पास वो प्राइस है जिस पे हमारे पास एक नॉर्मल लेवल चल रहा है, हमारे पास सप्लाई भी वैसे हिसाब से चल रही है, डिमांड भी उसी हिसाब से चल रहा है। और जब हम प्राइस टेकर्स का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है, फर्म्स के पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो हमने रेवेन्यू के ऊपर इसको देखा, ठीक है, और क्वांटिटी को जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या हुआ, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास वैसी की वैसी चल रही है। क्यों, क्योंकि हमने अभी कहा कि जैसे जैसे प्राइस चल रही है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू उसके साथ साथ ऊपर होती जाएगी। ठीक है, और टोटल रेवेन्यू हमने क्या कहा कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास इंक्रीज होते जाएंगे, ये हमारे पास बढ़ती जाएगी। ओरिजिन इसका क्या हुआ, वो जो है ना जीरो से अपने ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है ना जब कोई प्रोडक्ट नहीं परचेस करोगे तो उसकी टोटल रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगी। तो एक यूनिट सेल आउट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगी, दो सेल आउट होंगे ज्यादा होगी, तीन पे ज्यादा होगी, चौथे पे मजीद ज्यादा होती जाएगी। इसलिए कहते हैं कि लेफ्ट पैनल ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट मार्केट वेयर द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट प्राइस। ठीक है, कि डिमांड और सप्लाई कौन बता रहा है, कि आपकी प्राइस बता रही है कि कौन सी प्राइस ऐसी सूटेबल है जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है। कहते हैं कि whereas in the right side from total revenue curve, demand curve AR and marginal revenue curves are presented. Horizontal revenue curve depicts that the firm revenues remain unchanged under such market model. The positively sloped that total revenue curve reflects linear growth in the firm's total revenue along with increase in its sales and outputs. ठीक है, कि हमारे पास क्या हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तो हमारे पास उसी के हिसाब से बराबर चल रही है। जैसे जैसे हमारे पास क्या हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज होगी, हमारे पास एवरेज और टोटल मार्जिनल रेवेन्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन टोटल रेवेन्यू हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना वो पॉजिटिव स्लोप चल रहा है। क्यों पॉजिटिव स्लोप चल रहा है, कि जैसे हमारे पास जो है ना सेल्स इंक्रीज होती जाएगी, हमारा आउटपुट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास जो है ना क्या हो रही है, उसकी टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। इसी के बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि फर्म्स प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे, कि उसकी जो है ना प्राइस क्या होनी चाहिए और कितने यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने चाहिए, वो भी तो हमें पता लगाना होगा उस मार्केट में, कि कितनी हमारे पास जो है ना मार्केट में डिमांड चल रही है, क्या सप्लाई की सिचुएशन होगी। तो इसलिए कहते हैं कि फर्म्स प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन रेस्ट ऑन अ की रूल which are based on the following conditions, कि हमारे पास फर्म की प्राइस और उसका आउटपुट डिटरमाइन होने के लिए हमारे पास एक मेजर रूल मौजूद है, और वो क्या है, कहता है कि नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, और सफिशिएंट कंडीशन। पहली बात कहते हैं कि नेसेसरी कंडीशन, फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल्स टू इट्स मार्जिनल रेवेन्यू।
कि परफेक्ट मार्केट सिचुएशन में जब हम प्राइस और आउटपुट का जिक्र करेंगे तो फर्म्स की मार्जिनल कॉस्ट क्या थी हमारे पास, वो इक्वल होगी किस चीज के लिए, मार्जिनल रेवेन्यू के साथ। कि हमारी फर्म्स की मार्जिनल कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास जो है ना रेवेन्यू भी बढ़ती जाएगी, वो दोनों बराबर एक प्रोपोर्शन में चलेंगे। जितना खर्चा हो रहा है उतने हमारे पास एक यूनिट का जब खर्चा ऐड होगा तो वो अपनी कॉस्ट को तो कवर करेगा कि नहीं करेगा, तो वो भी इस हिसाब से चलेगा। तो इसीलिए पहली कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, MC इज इक्वल टू MR, कि मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सेकंड कहता है कि सफिशिएंट कंडीशंस, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यूज व्हाइल इट इज इंक्रीजिंग, कि हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट थी ठीक है वो बढ़ेगी, ठीक है किसके साथ, मार्जिनल रेवेन्यू के साथ। ठीक है कहता है कि इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू व्हाइल इट इज इंक्रीजिंग, कि जैसे ये बढ़ता जाएगा हमारे पास इंक्रीज आता जाएगा हमारे पास जो है ना मार्जिनल कॉस्ट में, वैसे हमारी मार्जिनल रेवेन्यूज भी उसके साथ साथ बराबर होके जो है ना वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। पहले में हमने क्या कहा, नेसेसरी कंडीशन के मार्जिनल कॉस्ट वो बराबर होगी मार्जिनल रेवेन्यू के। दूसरी हमने क्या कहा कि काफी सिचुएशन हमारी सफिशिएंट कंडीशंस के लिए क्या होगी, हम कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट हमारी इक्वल होगी किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के, जो ऊपर हमने कहा। लेकिन व्हाइल इट इज इंक्रीजिंग, कि जब उसके अंदर इंक्रीज आ रहा होगा, जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस होते जाएंगे हमारी मार्जिनल रेवेन्यू भी बढ़ती जाएगी और कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। इसी को अगर हम जो है ना ग्राफिकली शो करें तो कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, कि हमारे पास जो है ना मार्जिनल कॉस्ट कर्व पे देखें तो हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे रेवेन्यू कर्व को क्रॉस कर रहे हैं। पहले में तो हमारे पास यहाँ पे प्राइस डिटरमिनेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट बताया, लेकिन मेन हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट को देखें, वो हमने क्या कहा था, अगर डायग्राम याद हो तो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप जो है ना प्रोडक्शन ज्यादा करते जाते हो, यूनिट्स जो है ना यहाँ से आपके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट आई है, जहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारी जो है ना जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो बिल्कुल लोअर लेवल पे चल रही होगी। तो जब वो हमारे पास लोअर लेवल पे चल रही होगी तो फिर क्या हो जाएगा कि जब उसके जो है ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाएगा तो उसके बाद वो डिस इकोनॉमीज की तरफ कब जाएगा, जब आप एक्स्ट्रा यूनिट्स की तरफ जाओगे। इसलिए कहता है कि जब आप अपवर्ड की तरफ आपकी मार्जिनल कॉस्ट जा रही होगी तो वहां पे वो इसको क्रॉस करेगा, किसको, आपके AR इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू को। कि आपके एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर हैं तो फिर आपके पास क्या हुआ कि वो सिचुएशन भी क्या कर रही है, उसको मीट कर रही है। पहली हमने कहा कि दोनों को क्या होना चाहिए, हमारे पास इक्वल होंगे मार्जिनल कॉस्ट और रेवेन्यू। और फिर हमने क्या कहा कि जब वो इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जा रहा होगा तो वो क्या करेगा, उसको कट करेगा हमारे यहाँ पे जो है ना एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को। तो कहता है कि इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स इन अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट फर्म सेट्स मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है कि अगर एक परफेक्ट मार्केट की सिचुएशन है हमारे पास और कंपनी चाहती है कि वो अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा से ज्यादा अर्न करे तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अपने मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रखना पड़ेगा, जितना खर्चा उतनी रेवेन्यू भी क्रिएट हो। In the graph, both necessary and sufficient conditions are fulfilled at point M। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दोनों रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है। एक हमने क्या कहा कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू की भी बराबर हो गई। दूसरा हमारे पास सिचुएशन में हमने क्या कहा, सफिशिएंट में, कि हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो इंक्रीजिंग की तरफ भी जा रही होगी। तो इसलिए कहता है कि एंड लेवल ऑफ क्यू स्टैटिक इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट लेवल ऑल्सो इक्वल। ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो हमारे पास प्रॉफिट में नहीं आ रहा, ना ही हमारे पास ये दूसरा पॉइंट आ रहा है। ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहे हैं क्योंकि हमारी कॉस्ट और ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर चल रहे हैं। और फिर यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट से हमारे जो है ना देखें तो वो अगर इस लेवल से ऊपर जाती है तो वो इंक्रीज होती है। तो ये एक ऑप्टिमम लेवल हमारे पास जो है ना यहाँ पे लाई करता है, जो इसको क्या कर रहा है, स्मूथली अपने साथ मूव कर रहा है। तो इसलिए अगर हम इस चीज को देखें, इलस्ट्रेशन में हमें लास्ट में बताया गया, कहता है कि अपर पैनल मार्जिनल कॉस्ट on marginal revenues and in the lower panel total cost and total revenues are shown respectively। कि यहाँ पे अगर इस डायग्राम में देखें तो पहले हमें मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में बताया गया है, और फिर दूसरे में हम देखें तो हमें जो है ना किस चीज के बारे में बताया गया है, हमें बताया गया टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के बारे में कि उनका इफेक्ट्स किस तरीके से चल रहा है। तो पहली चीज अगर हम देखें तो कहते हैं कि हमने फंक्शन देखा प्रॉफिट का क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट की। प्रॉफिट तो तभी पता चलता है कि आपकी जो है ना कितनी रेवेन्यू अर्न कर ली जब आप उसमें से कॉस्ट निकाल लेते हो। ठीक है, अगर आपको जो है ना इनकम स्टेटमेंट याद हो तो उसमें हमने क्या कहा था कि आपके पास जो है ना जितनी सेल्स हो जाएगी उसमें से आप अपना खर्चा निकालो जितना बनाया था उसका। तो वही बात कि आपके पास सेल्स क्या थी, रेवेन्यू थी। तो जितनी आपने रेवेन्यू अर्न कर ली उसमें से आप अपना खर्चा माइनस कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट आया। सो कहते हैं कि टोटल रेवेन्यू अगर ज्यादा है टोटल कॉस्ट से तो क्या होगा, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। अगर टोटल रेवेन्यू कम है और टोटल कॉस्ट ज्यादा है तो आप लॉस की तरफ जा रहे हो। तो इसीलिए कहता है कि अगर हम इस चीज को लोअर पैनल में देखें, पहले पैनल में, तो कहता है कि Q2 एंड Q4 आर ब्रेक इवन लेवल्स ऑफ आउटपुट। कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास
Q2 और Q4 हमारे पास कहता है कि वो पॉइंट्स हैं जहां पे हम क्या करें, ब्रेक इवन को अचीव करें। ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है जहां पे हम ना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ना लॉस अर्न कर रहे हैं, एक नॉर्मल स्टेबल कंडीशन हमारे पास चल रही है। तो अगर हम इस कर्व को देखें तो हमारे पास जो है स्ट्रेट लाइन देखें तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू की चल रही है। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्वांटिटी यहाँ से यहाँ मूव हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना हमारी टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, तो वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड के साथ हमारे मूव हो रहा है। जहाँ पे हम अपने टोटल कॉस्ट को देखें तो कॉस्ट हमने क्या कहा था, वो हमारे पास इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, कि हमारे पास जो है ना क्या होगा, कम क्वांटिटी है तो कम कॉस्ट है। जैसे जो है ना अगर हम देखें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ आना शुरू हो गए, यहाँ पे हम जो है ना रिड्यूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि जितने ज्यादा यूनिट्स हम सेल आउट कर रहे हैं उतने हमारा कॉस्ट जो है ना कम होती जा रही है और हमारे जो है ना बेनिफिट ज्यादा होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर उस लेवल के बाद हमने क्या कहा कि हमारे पास एक पॉइंट आता है जब हमारी जो है ना कॉस्ट दोबारा से इंक्रीज होने शुरू हो जाती है। हमने कहा था कि हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट है कि रिटर्न एक पॉइंट तक तो आपके जो है ना ज्यादा चलेंगे, लेकिन फिर उस पॉइंट के बाद वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए वो जो है ना अपवर्ड की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी हमारी कॉस्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो हमारे पास स्पेस आया कि ये जो दो लाइन के दरमियान के हमारे पास यहाँ पे क्या था, टोटल कॉस्ट बिल्कुल नीचे चली गई, ठीक है, और रेवेन्यू हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो गया। क्यों रेवेन्यूज इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना कमा रहे हैं, हमारा खर्चा ना होने के बराबर, लेकिन हम अर्निंग ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए कहता है कि अगर हम इस रेड लाइन को बिलो को देखें तो क्या कहता है कि हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के, यहाँ पे जब आप लोअर उसको देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि स्लोप हमारे पास जो है ना डाउनवर्ड की तरफ है, देखिए कर्व हमारे पास आ रहा है कि ये हमारे पास टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को शो कर रहा है कि अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमारी कॉस्ट इंक्रीजिंग ट्रेंड में जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें अपर रेड लाइन को तो कहते हैं कि स्लोप ऑफ टीआर एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, कि हम जो है ना हमारे पास जो स्लोप है टोटल रेवेन्यू का वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज होते जाएंगे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होते जाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ हमारा जो है ना वो उसका कंसर्न नहीं है कि हमारी क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए कहता है कि अगर हम जिक्र कर लेते हैं कि Q2 और Q4 हमारे पास क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे, ठीक है, Q2 और Q4 पे हमारे पास जो है ना ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। क्यों ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, क्योंकि हमारे पास टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है ना मैच हो रही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना क्रॉसिंग पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास क्रॉसिंग पॉइंट है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट हमारे पास सेम हो जाती है। तो इस पॉइंट पे हम एक मैक्सिमम कैपेसिटी पे बैठे हुए हैं कि जहां पे हम ना मुनाफे में हैं ना लॉस में जा रहे हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी सिचुएशन, हम लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, नीचे रहेंगे तो वो प्रॉफिट में रहेंगे। तो कहते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर Q1 एंड Q4 रिस्पेक्टिवली फर्म इज फेसिंग लॉसेस एज TC इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, Q1 पे तो हमारी जो है ना हमारे टोटल कॉस्ट को देखिए ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास टोटल कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारी कॉस्ट वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है और ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस फेस करेगी। थर्ड कहता है एरिया बिटवीन Q2 एंड Q4 रिप्रेजेंट्स फर्म्स प्रॉफिट। और अगर हम Q2 Q4 के दरमियान ये वाला एरिया देखें तो ये हमारा क्या कर रहा है, प्रॉफिट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम इकोनॉमिक ऑफ स्केल पे चल रहे हैं, तो हमारे पास अर्निंग हमारी ज्यादा हो रही है। इसके बाद चौथा कहता है कि एट Q3 फर्म्स प्रॉफिट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC फंक्शन। अगर हम इसको देखें हमारे पास सिचुएशन, ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन क्या आ रही है, कहता है कि अगर हम इस चीज को देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये जो हमारे पास पॉइंट बताए हुए इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे Q3 पे हमारे पास क्या हो रहा है, कहता है कि मैक्सिमम वर्टिकल डिफरेंस में हमें बेनिफिट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे जो देखें कॉस्ट वो यहाँ पे लाई कर रही है यहाँ पे, और हमारी टोटल रेवेन्यू ऊपर जा रही है, तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। और वो ह्यूज डिफरेंस हमें क्या बता रहा है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल पे चल रहे हैं, और कंपनी की कोशिश क्या होती है, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल पे क्यों चलती है, ठीक है, वो ज्यादा अर्निंग के लिए चलती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके, ठीक है। सो इसीलिए कहता है कि फर्दर मोर वेयर MC इज इक्वल टू MR, Q3 is the firm profit maximization level of output और firm's equilibrium। और इसलिए अगर हम कहें कि हमारे पास क्या मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना क्वांटिटी 3 पे वो पॉइंट है जहां कंपनी क्या कर सकती है, एक हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट जो है ना वो जनरेट कर रही है, या जो है ना वो फर्म के इक्विलिब्रियम को जो है ना अचीव कर रही है, ठीक है, कि हमारे पास जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, कि फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट के वो अपने जो है ना क्या करिए, लेवल ऑफ आउटपुट जो है तो ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। और अगर हम अपर डायग्राम की तरफ जाएं तो कहता है कि रेफरिंग द लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट लोअर पैनल ऑफ द फिगर
we can infer that E is the only point representing the firm's equilibrium condition as both key conditions are satisfied. ठीक है कि अगर हम देखें E की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर हमने क्या कहा कि हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ से डिक्रीज हो रही है, फिर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट पे क्या आ रही है, हमारे पास जो है कैसे पॉइंट्स चल रहे हैं जहाँ पे हमने क्या कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट्स आ रहा है। तो हमारे पास क्या हुआ एट ई, कहता है कि हमारे पास सिचुएशन क्या है, रिप्रेजेंटिंग द फर्म्स को, रिप्रेजेंटिंग द फर्म्स इक्विलिब्रियम कंडीशन एज बोथ की कंडीशन आर मेट, कि हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू भी बराबर हो रही है, और फिर कहता है मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू ड्यूरिंग इंक्रीजिंग फेज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इसको आपस में क्रॉस कर रहे हैं कब, जब उसकी मार्जिनल कॉस्ट है ना इंक्रीजिंग पोर्शन पे बैठी हुई है, मार्जिनल रेवेन्यू इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दो कंडीशंस जो हमने पढ़ी वो इस तरीके से हमारे पास मीट हो रही है, और हम कहते हैं कि हमारे जो है ना किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो इन चीज़ों को डिटरमाइन करेगी और मार्केट के अकॉर्डिंगली इसको रिस्पॉन्ड करेगी कि कब वो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता है, कितना उसके लॉस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसकी ये जो हमारे पास पेपर के परस्पेक्टिव से हम देखें तो ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू कम होगी तो क्या होगा। फिर इस तरीके से आपको ग्राफ पेपर में दिया जा सकता है, ठीक है, जिसमें आपको से पूछा जा सकता है इस किस्म के एमसीक्यूज कि Q1 Q2 के दरमियान सिचुएशन क्या चल रही है, Q4 Q से जो है ना 1 3 के दरमियान क्या सिचुएशन है, Q3 पे हमारे पास क्या सिचुएशन है, या फिर हमने जो है ना क्या क्यू बाय रेड लाइंस जो हमारे पास शो करी है इनके दरमियान ये जो डिफरेंस आ रहा है टोटल कॉस्ट और मार्जिनल, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के दरमियान ये क्या है, किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। तो हमें ब्रीफली जो है ना इनके बारे में वहाँ पे ऑप्शन चूज करना होगा और हमें उनको बताना होगा कि व्हाट विल बी द रियल सिचुएशन। ठीक है, सो ये हमारे पास थोड़ी सी डिस्कशन आज हमने की आपने जो है ना उसकी तरफ कि हमने कहा कि किस तरीके से रेवेन्यू जनरेशन होती है, फिर परफेक्ट मार्केट में हम किस तरीके से रेवेन्यू जनरेशन करते हैं। सो अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।